पड़ोसन चाची के साथ मस्ती भरी रंगरेलियां और पहाड़ की खुदाई। दोस्तों, आज जो रगड़ाई वाली कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो तब की है जब मेरी उम्र 19 साल थी। उस समय मेरे पड़ोस के घर में नई नई शादी हुई थी और उस शादी में जो हॉट सी लड़की नई नवेली दुल्हन आई थी, मैं उन्हें चाची कहता था। उनका नाम हेमा था और उनकी उम्र यही कुछ 27 से 28 साल की थी। हेमा चाची के मोहल्ले में आने के कुछ दिनों बाद से ही मेरी उनसे बातचीत होने लगी थी। उस समय मैं अपने मोहल्ले का बड़ा ही फ्रेंडली किस्म का लड़का था, जो मोहल्ले की लगभग सभी भाभियों और चाचियों से बात करता रहता था। हेमा चाची की खेत में घुमावदार तरबूज और मोटी आम वाले आकर्षित चीजें थी और मर्दों को दीवाना बना देने वाली अदाओं में जो बात थी वो मोहल्ले की किसी भाभी में नहीं थी। मुझे जब भी हेमा चाची से बात करने का मौका मिलता, मैं तुरंत पहुंच जाता। चाची को मोहल्ले में आए 5 महीने हो गए थे। अब तक हम दोनों में एक दोस्ती वाला रिश्ता बन गया था। चाची को भी मैं पसंद आने लगा था। हेमा चाची मेरे गोरे रंग और मेरी मजाकिया बातों पर फिदा हो गई थी। कभी कभी तो हेमा चाची मुझसे बात करते समय किसी मजाक पर हंसते हुए मुझे छूने की कोशिश करती। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रखती तो कभी मेरी जांघ पर। जब भी कभी मैं चाची को नजर आता तो चाची मुझे अपने पास बात करने बुला लेती थी। हेमा चाची के हुस्न और चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं जब भी हेमा चाची से मिलता तो ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान ज्यादातर चाची के खेत वाले रसीले आमों और तरबूज पर ही टिक जाता था। सावन का मौसम था। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर पर बुला लिया और हम दोनों काफी टाइम तक बातें करने में मस्त रहे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई तो चाची ने कहा, भास्कर चलो न छत पर चलते हैं, बारिश में भीगेंगे, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा, चाची ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर किसी ने हमें छत पर बारिश में नहाते देख लिया तो वो क्या सोचेगा। हेमा चाची ने कहा, अरे बहुत डरते हो, ऊपर वाली छत पर चलते हैं, वहाँ से किसी को कुछ नहीं दिखेगा और तुम्हारे चाचा भी काम से गांव गए हुए हैं तो उनका भी डर नहीं है। चूंकि हेमा चाची के घर की छत बहुत बड़ी और मोहल्ले की सबसे ऊंची छत थी तो वहां किसी की नजर आसानी से नहीं जा सकती थी। फिर मैं हेमा चाची की बात मान गया और हम दोनों छत पर बारिश में नहाने चले गए। उस दिन हेमा चाची ने सफेद रंग की टाइट नाइटी पहन रखी थी और भीगने के बाद तो उस टाइट सफेद नाइटी में हेमा चाची का एक एक अंग उभर कर आ रहा था। ये देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था और वो भी हेमा चाची के रगड़ाई वाला जमीन का बारिश का पानी हेमा चाची के चेहरे और होठों पर इस तरह टपक रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं हेमा चाची के लाल रसीले होठों से रिश्ते पानी को अपने होंठ को लगाकर पी लूं। मैंने ब्लू टी शर्ट और काले रंग का पजामा पहन रखा था। हेमा चाची की खेत वाली मोटी आम और तरबूज के अक्ष को देख मेरा जादुई पहाड़ खोदने वाला मशीन जैसे तना जा रहा था, जिसे पजामे से साफ देखा जा सकता था। चाची की नजर मेरे खड़े खुदाई वाली मशीन पर न पड़े, उसके लिए मैं अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने खुदाई वाली मशीन को भीतर ही बीच में दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि हेमा चाची को नजर न आ जाए। मुझे ये डर था कि अगर हेमा चाची ने ये सब देख लिया तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी, लेकिन क्या बताऊं यार, मैं उस टाइम खुद को उत्तेजित होने से रोक ही नहीं पाया, क्योंकि सामने हेमा चाची जैसी अप्सरा ऐसी हालत में हो तो कौन खुद पर काबू कर पाता। फिर जब बारिश बंद हुई तो हमें ठंड लगने लगी और फिर हमने छत से नीचे जाने का फैसला किया। तभी वहां पता नहीं कहां से कुछ बंदरों का झुंड टपका। बंदरों के झुंड को देख हेमा चाची बहुत तेज घबरा गईं और उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आह, क्या कोमल हाथ था हेमा चाची का कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। फिर मैं चाची को बंदरों के झुंड से बचाता हुआ छत के नीचे जाने वाले दरवाजे की तरफ धीरे धीरे लेकर जा ही रहा था तो देखा कि वहां कुछ बंदर बैठे हुए थे। ये देखकर हेमा चाची और घबरा गईं और फिर हम जल्दी से वहां पास में ही छत पर बने बाथरूम का गेट खोलकर घुस गए। वो बाथरूम बहुत ही छोटा था।
जिसमें हम 2 जन भी आराम से फिट नहीं हो पा रहे थे। हेमा चाची मेरे आगे पीठ करके खड़ी थीं और मैं चाची के पीछे खड़ा था। हम दोनों के जमीन एक दूसरे के जमीन को स्पर्श कर रहे थे और ऊपर से मेरा तना हुआ जादुई पहाड़ खोदने वाला मशीन बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी हेमा चाची की खेत वाले तरबूज मेरे जादुई हथियार से टकराई। ये देखकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि उस टक्कर से हेमा चाची को पता चल चुका था कि मैं पहाड़ खुदाई वाली मशीन लेकर आया हूँ और मेरा मशीन सलामी दे रहा है। उस समय जब हेमा चाची की तरबूज मेरे मशीन से टकराई तो क्या मस्त मजा आया था यार, बता ही नहीं सकता। इतनी ही देर में उस छोटे से बाथरूम के जंगले पर एक बंदर आ धमका और गुर्राने लगा। फिर क्या था, हेमा चाची ये देखकर इतना डर गई कि वो चीख पड़ी और पीछे मुड़कर मुझसे बहुत कसके चिपक गईं। ओए होए होए यारो, वो सीन मैं आज तक नहीं भूला। मेरा खड़ा और टाइट तना हुआ जादुई पहाड़ खोदने वाला मशीन अब हेमा चाची की पहाड़ के बराबर में आ गया था। हालांकि हेमा चाची को भी इस बात का पता था कि मेरा मशीन पहाड़ खोदने के लिए तना हुआ है और उनकी पहाड़ के बराबर में लगा है। लेकिन हेमा चाची को छत पर मौजूद बंदरों से इतना डर लग रहा था कि उन्हें इस सब से कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। मेरी छाती से चिपकी हेमा चाची की कसी और उनके खेत मोटी आम के स्पर्श ने मुझे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया था। और फिर मेरा पहाड़ खुदाई वाली मशीन कितना भी तना हो, मैंने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ देर तक हम दोनों इसी मुद्रा में खड़े रहे। शायद हेमा चाची को भी मुझसे चिपके रहने से मजा आने लगा था। वो मुझसे हटने की जगह कहने लगी कि मुझे काफी ठंड भी लग रही है। मैंने भी बिंदास उनकी पहाड़ से हथियार रगड़ा और कहा, हाँ चाची, भीगने के बाद काफी सर्दी लग रही है। वो मुझसे बड़ी बेतकल्लुफी से चिपकी रहीं। शायद उन्हें सर्दी का बहाना अच्छा लगने लगा था। कुछ ही पलों में मैं महसूस कर पा रहा था कि हेमा चाची अपनी पहाड़ वाले हिस्से से मेरे खड़े खुदाई वाली हथियार को दबा रही थीं। मैं भी समझ गया कि हेमा चाची का मन पहाड़ खुदाई का हो गई है और काबू से बाहर होने लगी है। मैंने भी अपने खुदाई वाली मशीन से हेमा चाची की पहाड़ के हिस्से को दबाना शुरू कर दिया। मेरा मन तो था कि हेमा चाची की खेत वाले आम पहले चख लूं, पर क्या करूं? उस समय इतना कुछ ज्यादा करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई 10 से 12 मिनटों तक यही सब करते करते अब मैं अपने हथियार से पानी छोड़ने के अवस्था में आ गया। मेरे मशीन का पानी निकलने ही वाला था तो मैंने अपने जादुई मशीन को हेमा चाची की पहाड़ के हिस्से पर ही लगाए रखा। फिर जो मैं झड़ा तो ऐसा झड़ा कि मेरे जमीन का पानी मेरे पजामे के बाहर तो आ ही गया था और साथ साथ हेमा चाची की नाइटी से पार होता हुआ हेमा चाची की पहाड़ तक पहुंच गया था। हेमा चाची की पहाड़ हल्की सी मेरे मशीन के पानी से गीली हो गई थी। झड़ने के बाद मेरा मूड बदल गया और मैंने हेमा चाची से कहा, चाची अब बंदर चले गए हैं, अब हमें नीचे जाकर नहा लेना चाहिए। हेमा चाची ने मुझसे अपनी पकड़ हटा ली और सामान्य भाव से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। हम दोनों छत से नीचे उतरकर घर में आ गए। नीचे आकर मैंने हेमा चाची से कहा, आप नहा लो, मैं अपने घर जाकर नहा लूंगा। पर हेमा चाची ने कहा, अरे रुको, तुम यहीं नहा लेना और मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी, वो पीकर चले जाना। मैंने हामी भर ली और वहीं रुक गया। कुछ देर बाद हेमा चाची घर के बाथरूम से नहाकर गुलाबी नाइटी पहनी हुई और तौलिया को सिर पर लपेटकर गुनगुनाती हुई बाहर निकली। क्या बताऊं यारो, उस टाइम हेमा चाची तो बस कयामत ढा रही थी। चाची ने मुझसे कहा, भास्कर जाओ बाथरूम में, अब तुम भी नहा लो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ। फिर मैं भी बाथरूम में नहाने चला गया। बाथरूम के अंदर खूंटी पर सफेद नाइटी के साथ साथ हेमा चाची की काली रंग की झोली और थैली टंगी हुई थी जिसमें आम रखती थी, जिन्हें हेमा चाची ने उतार कर टांगा था। मैंने हेमा चाची की झोली को उस खूंटी से उतारकर अपने जादुई मशीन पर फेरना शुरू कर दिया और आम वाले थैली को सूंघने लगा। भाई उस टाइम मेरे अंदर रगड़ाई का ऐसा भूत सवार था कि मेरा खुद पर कोई बस नहीं था।
मैं मशीन को हिला हिलाकर पानी निकाल रहा था। क्योंकि बारिश की वजह से बहुत जगह पानी घुस गया था, पानी को बाहर टपकने से रोकने के लिए हेमा चाची की झोली से पोंछ लिया। फिर हेमा चाची की खेत वाली आम की झोली की खुशबू लेते हुए उनकी आमों का ध्यान करने लगा। मैं तो जैसे दीवाना ही हो गया था। जवानी क्या होती है पहली बार मुझे उस दिन पता चली थी। मैं नहा लिया और मेरे पास मेरी भीगी हुई ब्लू टी शर्ट और काले पजामे के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तौलिया मांगने के लिए हेमा चाची को आवाज लगाई। हेमा चाची वही तौलिया लाईं, जिससे उन्होंने अपना जमीन पोंछा था। मैंने बाथरूम के गेट को हल्का सा खोल रखा था। हेमा चाची आईं और सीधा बाथरूम के अंदर तक घुस आईं। मैं उस वक्त बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में था। मैंने अपना झोली भी नहीं रखी हुई थी। हेमा चाची मुझे ऊपर जमीन से लेकर नीचे पहाड़ खुदाई वाली मशीन तक एकदम रगड़ाई भरी नजरों से घूरने लगी। मैंने शर्म के मारे हेमा चाची के हाथों से तौलिया ली और अपने खुदाई वाली मशीन के ऊपर उसे कर लिया। फिर हेमा चाची मुझे घूरती हुई बाथरूम से बाहर चली गईं। पहले तो मैंने उस तौलिया को जी भर कर सूंघा, क्योंकि उस तौलिया से हेमा चाची ने अपना प्यारा जमीन जो पोंछा था। फिर मैंने उसी तौलिया से अपना जमीन पोंछा और उसे लपेट कर बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही चाची ने मुझे अदरक वाली चाय पकड़ा दी और कहा, मैं तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखा देती हूँ, कुछ ही देर में वो पहनने लायक हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है चाची, जैसा आप चाहो, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, कोई आ न जाए। हेमा चाची हंसी और बोली, चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा जरूरी काम से गांव गए हैं और वो रात तक ही आएंगे। मुझे मालूम है कि कल उन्हें 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जाना है, तो वो आज अपना पूरा काम निपटा कर ही आएंगे। चाची के मुंह से ये सुनकर मेरी आस जाग उठी कि अगले 1 हफ्ते तक हो सकता है कि मेरे जादुई मशीन की शादी चाची की पहाड़ से हो जाए। चाची अपनी खेत वाले तरबूज मटकाती हुई मेरे कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ चली गईं और मैंने रगड़ाई की इस हसीन कल्पना में डूबकर चाय पीकर खत्म की। अब मैं उनके आने का इंतजार करने लगा। हेमा चाची जल्दी ही मेरे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखा कर ले आईं। मैंने अपने कपड़े पहने और हेमा चाची को बाय बोलकर अपने घर आ गया। पड़ोसन चाची के साथ बारिश में रगड़ाई की मस्ती करने के बाद मैं अब उनकी पहाड़ में हथियार से खोदना चाहता था, मौके की तलाश में था। उस दिन छत पर हेमा चाची के साथ चिपककर झड़ने का खुमार मेरे दिमाग से अब तक नहीं उतरा था। मैं दिन रात बस हेमा चाची के जमीन के बारे में सोचता रहता और हेमा चाची के नाम की जादुई मशीन सहला लिया करता था। जब भी मैं हेमा चाची से बात करता था, तब हेमा चाची भी मुझे रगड़ाई भरी नजरों से देखती थीं। कभी कभी तो हेमा चाची मुझसे वो छत पर लिए मजे के बारे में पूछती रहती थीं और मैं बस शर्माने का नाटक कर देता था। फिर एक रात करीब 10:30 मैंने अपने घर के दरवाजे के खटकने की आवाज सुनी। उस दिन मेरे परिवार समेत मोहल्ले के ज्यादातर लोग एक शादी में गए हुए थे और मैं उस दिन घर पर अकेला था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पाया कि काले रंग की नाइटी पहने और अपने सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़े हेमा चाची खड़ी थीं। उन्हें देखकर तो मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तो बस हेमा चाची की तिरछी भौहों, कटीले नैनों और रसीले होठों को देखता ही रह गया। तभी हेमा चाची बोली, क्या हुआ, अब मुझे ताकते ही रहोगे या अंदर भी आने दोगे? उनकी ये सुनकर मैं सकपका गया और हेमा चाची को घर में अंदर बुला लिया। घर में कोई नहीं था और घर के सभी कमरे बंद पड़े थे सिवाय मेरे कमरे के। मैं हेमा चाची को सीधा अपने ऊपर वाले कमरे में ले गया। मेरे कमरे की टीवी में एक हॉलीवुड की फिल्म चल रही थी, जिसमें उसी समय हीरो और हीरोइन के बीच कुछ अतरंग सीन चलने लगे। ये देखकर मैं हैरान हो गया और उसे हटाने के लिए जल्दी से यहाँ वहाँ रिमोट ढूंढने लगा। ये देखकर हेमा चाची हंस पड़ी और बोली, ये तुम्हें क्या हो गया, चलते रहने दो ना। मैंने कहा, अरे वो सीन। चाची ने मेरी बात काटते हुए कहा, अब हॉलीवुड फिल्मों में तो ये सब आम बात है और हम तो अच्छे दोस्त हैं न, तो हम दोनों के बीच में किस बात की शर्म। ये सुनकर मैं मुस्कुरा उठा,
क्योंकि ये हेमा चाची का एक इशारा था कि आज हेमा चाची मस्त मूड में हैं। हम दोनों बैठ गए। मैं चाची से पानी के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मुझसे बैठने के लिए कह दिया। मैंने हेमा चाची के सामने बैठते हुए उनसे पूछा कि इतनी रात को आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे अपने घर बुला लिया होता। हेमा चाची बोली, मेरे घर की टीवी में क्या हो गया है, उसमें शायद कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है, वो चल ही नहीं रहा है, क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? मैंने कहा, अरे चाची क्यों नहीं, आप तो बस आधी रात को भी हुक्म करोगी न तो ये बंदा सीधा आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये सुनकर हेमा चाची हंस पड़ी और बोली, तुम भी न। मैंने हेमा चाची से कहा, चलो चाची मैं आपकी टीवी की सेटिंग ठीक कर देता हूँ। चाची, अरे बाद में ठीक कर देना, तब तक मैं यहीं तुम्हारे पास टीवी देख लेती हूँ। मैंने हेमा चाची से पूछा, चाची आपको क्या देखना है बताओ, मैं लगा देता हूँ। हेमा चाची ने एक रोमांटिक सीरियल लगवाने की पेशकश की और मैंने खड़े होकर रिमोट खोजा और वो सीरियल लगा दिया। उस सीरियल में लड़का लड़की के बेड पर रगड़ाई करने वाला सीन चल रहा था। मैं अभी भी खड़ा था और टीवी पर इस सीन को देखकर मेरा जादुई मशीन सलाम करने के लिए तेजी से खड़ा हो गया। हेमा चाची वो सीन बड़ी ही कंटीली मुस्कान देते हुए देखे जा रही थीं। हेमा चाची ने मेरी तरफ नजर डाली और अपनी कटीली निगाहें मेरे पजामे पर मशीन वाले हिस्से की तरफ घुमा दी। मशीन की सलामी ठोकने के कारण मेरा पजामा उस जगह से उठा हुआ था। मैं शर्मा गया और पलंग पर बैठ गया। ये देखकर हेमा चाची हंसने लगी। हेमा चाची को देखकर मेरे अंदर से रगड़ाई का जैसे ज्वालामुखी फूट रहा था और मैं बेकाबू होता जा रहा था। मुझे ये भी डर था कि कहीं घर वाले आ गए और उन्होंने मुझे और हेमा चाची को मेरे कमरे में एक साथ देखा तो वो क्या सोचेंगे। इसी सोच और डर को लेकर मैंने चाची को उनके घर ले जाना ज्यादा ठीक समझा। फिर मैंने हेमा चाची से कहा, चलो न चाची, पहले मैं आपके टीवी की सेटिंग ठीक कर देता हूँ। हेमा चाची बोली, रिलैक्स, बाद में कर देना। मैंने बात बनाते हुए कहा, चाची अगर घर वाले आ गए तो वो मुझे किसी न किसी काम में लगा देंगे, फिर मैं आपका टीवी ठीक करने कैसे आ पाऊंगा। हेमा चाची ने कहा, अरे हाँ, तुम्हारी ये बात तो बराबर है, चलो पहले मेरे घर चलकर मेरा टीवी ठीक कर दो। फिर मैंने अपने कमरे का टीवी बंद किया और थोड़ा नीचे झुक गया ताकि मेरा खड़ा और तना जादुई मशीन थोड़ा शांत हो जाए। पर हेमा चाची जैसी हुस्न की मल्लिका के वहां होते भला मेरा जादुई मशीन कैसे शांत हो सकता था। फिर हम दोनों मेरे कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मेरे अंदर रगड़ाई की आग अभी भी भड़क रही थी। हेमा चाची मेरे आगे थीं और मैं उनके पीछे था। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मेरी नजर सीधी हेमा चाची के खेत वाले तरबूज पर पड़ी, जो सीढ़ियों से उतरते वक्त बड़ी ही मस्ती से थिरक रही थी। मेरी नजरें उनके खेत में मटकते तरबूज पर जम गई। मुझे लगा कि चाची अपनी खेत वाले तरबूज को कुछ ज्यादा ही मटका रही हैं। मगर मुझे इससे क्या, मुझे तो मस्त मजा आ रहा था। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हेमा चाची आगे आगे चलती हुई घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रही थीं और उन्होंने अपनी नाइटी को आगे पेट की तरफ से कसकर पकड़ रखा था। देखा कि उस काली सिल्की नाइटी से हेमा चाची की घुमावदार खेत वाले तरबूज अच्छी तरह से उभर कर नजर आ रही थी। चूंकि नाइटी पतली थी तो उसमें हेमा चाची की खेत की आमों के बीच की लकीर भी उभर रही थी। अब ये बात साफ थी कि चाची खुद ही अपनी खेत वाले तरबूज को दिखाने के लिए ऐसा कर रही थीं और अपनी खेत वाले तरबूज को कुछ ज्यादा ही मटका कर चल रही थीं। मगर वो कितना हॉट सीन था, ओए होए होए यारों, क्या बताऊं। उस रात को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी जवानी के सबसे खुशनुमा पलों में जी रहा हूं। फिर मैं और हेमा चाची उनके घर पर पहुंचे। घर में चाची अकेली ही थीं, क्योंकि चाचा भी शादी में गए हुए थे। मैंने पूछा, चाची आप शादी में नहीं गईं? उन्होंने कहा, मैं गई तो थी, लेकिन वहां मेरा मन नहीं लगा और मैं सोनम के साथ जल्दी आ गई।
ये सोनम भाभी हमारे मोहल्ले में ही रहती हैं। मैंने कहा, चाची आपका मन क्यों नहीं लगा शादी में, मोहल्ले के ज्यादातर लोग तो वही हैं। हेमा चाची ने मेरी आंखों में देखा और बोली, नहीं थे वहाँ, इसीलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। ये सुनकर और हेमा चाची के चेहरा देखकर मेरा जादुई मशीन फिर से फड़फड़ाने लगा। हेमा चाची मुझे बार बार इशारे कर रही थीं कि वो मुझसे प्यार करने लगी हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करने में लगा था। फिर हेमा चाची मुझे अपने बेडरूम में ले गईं। मैं पहली बार हेमा चाची के बेडरूम में आया था। मेरा शरीर की आग में तपकर गर्म हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा रखा था। हेमा चाची के बेडरूम के टीवी को मैंने चालू किया तो देखा कि टीवी की सेटिंग वाकई थोड़ी खराब थी, जैसे टीवी का कलर और कुछ आवाज की सेटिंग की समस्या इत्यादि। मैंने सेटिंग को ठीक करना शुरू कर दिया। मैं टीवी ठीक करता जा रहा था और हेमा चाची से बातें करता जा रहा था। मैंने हेमा चाची से कहा, चाची थोड़ा पानी पिला दो। हेमा चाची पानी लेने किचन में गईं, तो मैंने टीवी के पीछे की तारों को गलत जोड़ दिया, जिससे टीवी धुंधली आने लगी। जैसे ही हेमा चाची पानी लेकर आईं, तो मैंने आधा ग्लास पानी पिया। थोड़ा सा पानी मेरे मुंह से बाहर निकलकर मेरी ठोड़ी से गुजरकर गले से होता हुआ मेरी छाती पर रिसने लगा। ये सीन देखकर हेमा चाची और उत्तेजित हो गईं। हेमा चाची मुझे लगातार घूरे जा रही थीं। फिर मैंने हेमा चाची से कहा कि चाची देखो, मुझे लगता है कि टीवी के पीछे के तारों में कुछ दिक्कत है। मैंने हेमा चाची को टीवी के पास ले जाकर कहा कि देखो चाची, मैं आपको सिखा देता हूँ कि टीवी की तार कैसे लगाते हैं। चाची को मैंने अपने आगे खड़ा करके टीवी के तारों को इधर उधर सेट करने लगा। हेमा चाची के इतने नजदीक आकर मैं तो एकदम से उत्तेजित हो गया था। मेरी नजर तारों से ज्यादा हेमा चाची की मोटी खेत वाले आम पर थी। इसके साथ ही बगल से हेमा चाची के चेहरे और रसीले लाल गुलाबी पंखुड़ियों को देखने का जो मौका मिला था, वो मैं गंवाना नहीं चाहता था। मैंने जानबूझकर अपना जादुई मशीन हेमा चाची की खेत वाले तरबूज से थोड़ा टच कर दिया और तभी न चाहते हुए भी मेरे मुंह से आहट की आवाज निकल गई। मेरे मुंह से आहट की आवाज निकलते ही मैं बहुत डर गया था, लेकिन तभी हेमा ने पीछे मुड़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे कसके चिपक गईं। मैंने भी हेमा चाची को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया और हेमा चाची के हसीन जमीन पर अपने हाथ फेरने लगा। मैं अपने हाथ हेमा चाची की जमीन पर लगातार फेरे जा रहा था। अब हम दोनों के अंदर रगड़ाई की आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। तभी मैंने हेमा चाची को बिस्तर पर पटक लिया, उनके सिर से दुपट्टा निकाल दिया और हेमा चाची के गुलाबी पंखुड़ियों को कस के चूम लिया। ओए होए होए, क्या मस्त मजा आया था यार। ऐसा करते समय समझो मेरा तो काम ही हो गया था। अब हम दोनों रगड़ाई के खुमार में बेकाबू हो चुके थे। हेमा चाची मेरी गर्दन पर किस कर रही थीं और अपने हाथों को मेरी जमीन पर फेर रही थीं। मैं अपने हाथों से हेमा चाची की जमीन वाले मोटी आम को छूने लगा और उनकी खेत वाले तरबूज को अपने दोनों हाथों से छूने लगा। क्या बताऊं यार, मुझे उस रात क्या मस्त मजा आने लगा था, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम दोनों करीब 15 मिनट तक प्राकृतिक अवस्था में इसी तरह ऊपर ही ऊपर से रगड़ाई कर रहे थे। मैं अपने दाएं हाथ की उंगली को हेमा चाची की खेत वाले तरबूज के बीच की लकीर पर फेर रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि हेमा चाची की जमीन वाले तरबूज में उंगली कर दूं, पर पता नहीं मुझे लगा कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद मशीन चलाते चलाते मशीन से पानी निकलने लगा। मेरे जादुई मशीन का पानी मेरे मशीन से बाहर आने ही वाला था कि तभी मैंने वहां बगल में पड़ा हुआ हेमा चाची के सिर का दुपट्टा उठाया और अपने जादुई मशीन को बाहर निकालकर उस दुपट्टे से लपेट लिया। हेमा चाची बार बार मेरे खुले जादुई मशीन को ताके जा रही थीं। लेकिन अब हेमा चाची को भी चाचा के आने का डर सताने लगा था, तो हेमा चाची बाथरूम में चली गईं और थोड़ी देर बाद वापस आ गईं। चाची के बाथरूम से आते ही मैं बाथरूम में चला गया। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा,
तो मैंने देखा कि बाथरूम में खूंटी पर हेमा चाची की गुलाबी रंग की झोली टंगी थी। शायद ये हेमा चाची की वही झोली थी जो अभी अभी हेमा चाची उतार कर टांग गई थी। मैंने जल्दी से बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया और हेमा चाची की उस झोली को लेकर सूंघने लगा। फिर मैंने उस झोली को अपने पजामे की जेब में छिपा लिया और मुंह हाथ धोकर कमरे में हेमा चाची के पास चला गया। वहां कमरे में हेमा चाची मेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे वहां पहुंचते ही हेमा चाची बिस्तर से खड़ी होकर मेरे पास आईं और मेरे गले लग गईं। चाची बोली, तुम्हारे साथ उस दिन छत से भी ज्यादा मजा आया। हेमा चाची का हाथ मेरे जादुई मशीन के पास था। मैं डरा हुआ था कि कहीं हेमा चाची का हाथ मेरे पजामे की जेब पर ना चला जाए, जहां मैंने हेमा चाची की झोली छिपा रखी थी। फिर मैंने हेमा चाची का हाथ पकड़कर मेरे जादुई मशीन के पास से उठाकर अपनी जमीन पर रख दिया और मैंने अपने दोनों हाथों को हेमा चाची की खेत वाले तरबूज पर दबाकर उनके तरबूज को छूने लगा। हेमा चाची की जमीन वाले तरबूज पर हाथ मलते समय मैंने महसूस किया कि हेमा चाची अंदर से बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थीं। उन्होंने नाइटी के अंदर कोई झोली नहीं रखी थी। मैं पूरी तरह से समझ गया कि हेमा चाची ने ये गुलाबी रंग की झोली अभी अभी ही वहाँ रखी थी, जिसे मैंने बाथरूम से लेकर अपने पजामे की जेब में छिपा रखा था। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में सब लोगों के शादी से लौट आने की हलचल सुनाई दी और हम दोनों जल्दी से सतर्क हो गए। हेमा चाची ने जल्दी से अपने घर के मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे ही चाचा अंदर आने के लिए घुसे तो मैं जल्दी से टीवी के पास जाकर तारों को ठीक करने लगा। चाचा कमरे में आए और उन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे भास्कर, कैसा है? तू शादी में क्यों नहीं आया? मैंने कहा, चाचा वो मेरे कॉलेज में टेस्ट परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसी की तैयारी में लगा था। फिर आपका टीवी खराब था तो हेमा चाची ने मुझे ठीक करने बुला लिया। फिर टीवी ठीक करके मैं वहां से जाने लगा तो चाचा बोले, अरे बैठ जा, बाद में चले जाना। मैंने कहा, नहीं चाचा, वो मुझे पढ़ाई करनी है और घर पर सब आने वाले होंगे। मैं घर खुला छोड़कर आ गया था। ऐसा कहकर मैं जल्दी से अपने घर चला गया। मेरे घर वाले भी शादी से लौट आए थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद करके अपनी जेब से हेमा चाची की झोली निकालकर उसे सूंघने लगा। मुझे चाची की पहाड़ से निकले मादक जमीन की रस की मस्त महक पागल करने लगी थी। पूरी रात भर सोते समय मैं चाची की झोली को अपने जमीन पर मलता रहा और अपने जादुई मशीन पर लपेटकर सो गया। दोस्तों, ये मई का महीना था, इसलिए मुझे पूरा प्राकृतिक अवस्था में लेटकर चाची की झोली को अपने जमीन में रगड़ने से एक अजीब सी मस्ती छा रही थी। मेरा जादुई मशीन सलाम कर रहा था। गर्मी से पसीना मेरे बदन से चुआ जा रहा था, मगर मुझे बस चाची का महकता जमीन, उनकी खेत वाले रसीले आम की रगड़न और चूमने से मेरे मुंह के अंदर गई उन आमों की रस ही मदहोश करे जा रही थी। उस रात 2 बार मेरे जादुई मशीन ने पानी छोड़ा। चाची की झोली में ही अपना पानी छोड़ा और सो गया। अब मेरा और चाची का नैन मटक्का चलने लगा था। जब तब मौका मिलते ही मैं चाची से चिपक जाता था और उन्हें चूम लेता था। फिर एक बार शाम को हम सब मोहल्ले वाले बैठकर बातें कर रहे थे। हमारे मोहल्ले में हर शाम इसी तरह बड़े छोटे साथ बैठते थे। तभी हेमा चाची के पति यानी पड़ोस के चाचा आ गए। उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया और बोले, मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तेरी हेमा चाची घर पर अकेली रह जाएंगी। वहाँ पास ही मेरे पापा बैठे थे, उन्होंने सुन लिया। वे बोले, तो क्या हुआ? मोहल्ला तो भरा हुआ है और भला घर में अकेले रहने में कैसा डर? चाचा बोले, अरे घर बहुत बड़ा है और हेमा को अकेले घर में डर लगता है, इसीलिए कोई रात को हेमा के पास रुक जाएगा तो अच्छा रहेगा। पापा ने बोला, ठीक है, हेमा के पास ये चला जाया करेगा। तभी चाचा बोले, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वो चला जाएगा। उधर मेरे पापा ने भी मेरी ओर से हामी भर दी। यह सुनकर मेरी तो जैसे लॉटरी निकल गई थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था। उस वक्त मैं 20 साल का हो गया था और मोहल्ले में सबसे कम उम्र के लड़कों में मैं ही था। बाकी सब कुछ ज्यादा ही छोटे थे।
अब मुझे बेसब्री से कल रात का इंतजार था। मैं शाम को बाजार से घास काटने वाला ले आया और सुबह नहाते वक्त मैंने अपने खुदाई की मशीन के आसपास घास को बिल्कुल साफ कर दिया। मेरा पूरा दिन रात के इंतजार में ही गुजरा। रात के करीब 8:30 बजे होंगे। मैं उस समय बाहर बैठा था। तभी हेमा चाची ने मुझे आवाज लगाई और बोली 9 बजे घर पर आ जाना। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन घर वालों के कहे बिना मैं खुद से हेमा चाची के घर कैसे जा सकता था। 9 बज चुके थे। मैं इसी इंतजार में था कि घर के किसी सदस्य को याद आ जाए कि आज की रात मुझे हेमा चाची के यहाँ रुकना है। फिर अचानक से मेरी दादी को याद आया और उन्होंने मुझे रात में रुकने के लिए हेमा चाची के घर भेज दिया। दादी के कहते ही मैं तुरंत हेमा चाची के पास पहुंच गया। हेमा चाची ने मुझे घर के अंदर खींच लिया और बोली, क्या आने में बहुत देर लगा दी? क्या चाची की याद नहीं आ रही थी तुझे? मैंने कहा, मैं किसी के कहने का इंतजार कर रहा था चाची कि आपके घर चला जाऊं। चाची मुस्कुरा दी। हम दोनों कमरे में चले गए। उनके कमरे में घुसते ही हेमा चाची को देखकर मेरे अंदर रगड़ाई जागने लगी और मेरा जादुई मशीन चाची की जमीन को खुदाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब मुझे इस सब की कोई शर्म नहीं थी। हेमा चाची ने मेरे जादुई मशीन की ओर देखा और कहा, भास्कर बड़ी जल्दी में हूँ, आज तो पूरी रात पड़ी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं हंस दिया और मैंने धीरे धीरे अपने अंदर की रगड़ाई शांत की। हम दोनों बैठकर इसी तरह बातें करने लगे। बातें करते करते 10 बज गए थे। फिर हेमा चाची बाथरूम में नहाने चली गईं। काफी देर के बाद हेमा चाची नहाकर कमरे में आईं। उनके नहाकर आने के बाद मैं नहाने चला गया। मैंने बाथरूम में देखा कि बाथरूम की जमीन में छोटे छोटे घास पड़े थे। मतलब चाची ने पहाड़ की घास साफ की थी। फिर मैंने बाथरूम के जंगले के ऊपर देखा कि एक लेडीज घास कटर रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर देखा तो उस लेडीज घास कटर के किनारों में छोटे छोटे घास फंसे पड़े थे और वो लेडीज घास कटर गीला भी था। तभी मैं समझ गया कि आज रात हेमा चाची रगड़ाई के पूरे मूड में हैं और उन्होंने अपनी पहाड़ के घास भी साफ कर लिए हैं। अब मैं भी कमरे में आ गया था और मैंने अपनी टी शर्ट उतारकर वहां पड़े सोफे पर रख दी। मैं ऊपर से पूरा प्राकृतिक अवस्था में था। हेमा चाची ने ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। ये देखकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और हेमा चाची से बोला, चाची आप तो रात में ज्यादातर नाइटी ही पहनती हैं, लेकिन आज से ब्लाउज और पेटीकोट क्यों? हेमा चाची बोली, भास्कर मुझे रात में ब्लाउज और पेटीकोट में ही कंफर्टेबल रहता है, इसीलिए रात को बिस्तर पर सोते टाइम यही पहनती हूँ। मैं लगातार हेमा चाची के ब्लाउज की तरफ देखे जा रहा था। ब्लाउज में हेमा चाची बहुत सुंदर लग रही थी। चाची की जमीन की मोटी आम उभर कर नजर आ रही थी। मेरा जादुई मशीन तो जैसे हेमा चाची को देखकर तना ही रहता था। अब मैं बिस्तर पर आ गया और हेमा चाची मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर लेट गईं। मेरी रगड़ाई की आग और ज्यादा भड़क उठी तो मैंने हेमा चाची को उठाकर अपने जमीन से जमीन मिलाकर लेटा लिया और अपने दोनों हाथों से हेमा चाची की मस्त जमीन की गोल घुमावदार तरबूज को छूने लगा। मैं चाची की जमीन वाली मक्खन तरबूज छूते छूते अपना आपा खो बैठा और मैंने हेमा चाची की खेत वाली तरबूज में उंगली कर दी। तरबूज में उंगली घुसते ही हेमा चाची उछल पड़ी और हंसने लगी। हम दोनों रगड़ाई से भर चुके थे। तभी चाची ने मक्खन मलाई की शीशी उठाई और मुझे लेकर अपने बाथरूम में चली गई। हेमा चाची के घर का बाथरूम बहुत बड़ा था, जिसमें एक कोने में एक बड़ा सा बाथटब रखा था। बाथरूम में पहुंचकर मैंने और हेमा चाची ने जल्दी से अपने अपने पर्दा उतार दिए और हम दोनों बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में हो गए। प्राकृतिक अवस्था में होते ही हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी तरह समय बीतता गया और जब कभी मुझे और हेमा चाची को साथ में रात गुजारने का समय मिलता तो हम दोनों रगड़ाई करके भरपूर मजा ले लेते थे। जितना मिस मैं हेमा चाची और उनके साथ बिताई कई रगड़ाई भरी रातों को करता हूँ, शायद हेमा चाची भी मुझे भी उतना ही मिस करती होंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा।
और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते, आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।